फिल्म देखने से पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं आज अपनी ज़िंदगी के एक महत्वपूर्ण अनुभव से गुजरने जा रहा हूँ। फिल्म देखने से पहले मैंने यह भी कल्पना नहीं की थी कि फिल्म देखने के बाद मेरे अंदर कुछ सदा के लिए बदल जाएगा। इस फिल्म को एक कलाकृति की तरह विश्लेषित किया जा सकता है। ये फिल्म एक दस्तावेज है, केवल भारतीय समाज का ही नहीं, या एक खास तरह के भारतीय समाज का ही नहीं, या एशियाई समाज का ही नहीं, किसी भी समाज का हो सकता है। लेकिन केवल समाजशास्त्रीय नजरिए से इस फिल्म को नहीं देखा जा सकता। इससे मेरा अभिप्राय ये है कि जैसे बहुत से समालोचक इस फिल्म को स्त्री और पुरुष की गैर बराबरी और समानता के परिचित विमर्श के बीच में हमारे सामने इस फिल्म की बात करेंगे तो पूरी बात नहीं होगी। बात तो वो है, इस विमर्श का हिस्सा है, और हो सकता है कि फिल्मों के माध्यम से स्त्री और पुरुष की बराबरी गैर बराबरी की जो चिंताएं हैं, अगर उसको लेके हिंदी में बनी श्रेष्ठ फिल्मों की सूची आप बनाएं तो हो सकता है कि ये फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक हो सकता है ये सर्वश्रेष्ठ हो। ये फैसला करने के लिए जाहिर है आपको दूसरी फिल्में भी देखनी होगी, लेकिन अपने मन की बात को कौन रोक सकता है? तो मुझे वो बात कहने दीजिए। पर जितना फिल्मों को लेके मेरा अनुभव है, हर फिल्म में एक कहानी होती है और अद्भुत कहानियां अद्भुत फिल्में पैदा करती है। यह आप विश्व सिनेमा के अपने अनुभव से जान सकते हैं। लेकिन सभी कहानियां सब जगह एक तरह से नहीं देखी जाती। हर जगह उनको देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, होता है। इस फिल्म में जो कहानी है, उस कहानी में एक जादुई और विस्मित करने वाली फिल्म की संभावना इस कदर छुपी है कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना हिंदुस्तान से दूर के लोग या एशिया से दूर के लोग इसको देखेंगे, वो इस फिल्म की कहानी की सिनेमैटिक अचंभे को महसूस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को एशिया में किसी और तरीके से देखा जाएगा और एशिया से बाहर किसी और तरीके से देखा जाएगा। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि एशिया से बाहर इस फिल्म की खुशबू को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि यह उनके लिए कुछ दूर की चीज़ होगी। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं खुद को उसे एक दर्शक की तरह भी कल्पित कर रहा हूं
जो भारतीय समाज का नहीं है या एशियाई समाज का नहीं है। आपने इस फिल्म का निर्माण करते हुए एक सीधा रास्ता चुना, लेकिन हिंदी के एक बड़े लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में लिखते हुए कहा कि कबीर का मार्ग सीधा था और सहज था। उनकी नज़र में जो सहज है वही सीधा है। वे आगे कहते हैं कि सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। आपने सीधे रास्ते को चुनकर इस फिल्म को उस बहुत सारे अनावश्यक बोझ से उबार लिया जो बहुत सी फिल्मों में दिखाई देता है। ये ठीक है कि कला का रास्ता सदा सीधा नहीं होता, ना ही कलाकार से उसकी मांग की जानी चाहिए। कलाकार को यह आजादी है कि वो एक टेढ़ा, एक जटिल, एक उलझा हुआ रास्ता भी चुन सकता है। उस तरीके से भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन सीधी रेखा को कौन प्यार नहीं करेगा? वो भी प्यार करेगा जो जटिल रास्तों पे चलने का आदी हो चुका है। आपने इस फिल्म में वो काम किया, मुझे मेरे पे ये उंगली उठाई जा सकती है कि मैं प्रेमचंद की कला से आपकी कला की तुलना कर रहा हूं, लेकिन मैं इसमें कुछ भी अनुचित नहीं मानता हूं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जिस तरह से हिंदी साहित्य में प्रेमचंद, पंजाबी साहित्य में गुरदयाल सिंह, ये लोग जिस सच्चाई को वो देखते हैं, उस सच्चाई को सादगी और सीधेपन से कह देते हैं, वही काम आपने इस फिल्म में किया है। आप देखेंगे कि फिल्म में अनावश्यक लंबाई नहीं है। ऐसा लगता है कि जब आपने अपनी कला की टोकरी को जरा सीधा बनाया तो हर चीज उसमें कायदे से, करीने से आती गई और फिट होती चली गई। चाहे वो स्क्रिप्ट हो, ये ठीक है, स्क्रिप्ट असगर वजाहत जी का है, जबकि कहानी अमरीक सिंह दीप जी की है। दोनों पे अलग से बात हो सकती। जब मैं इस स्क्रिप्ट को विश्व की बेहतरीन फिल्मों की स्क्रिप्ट की तुलना में देखता हूं, मुझे इसमें कोई कमी नजर नहीं आती। लेकिन उसको भी मैं आपकी कला के उस सीधेपन के साथ जोड़ के देखना चाहूंगा जिसकी महक या जिसका प्रभाव या जिसकी रोशनी आपके साथ, चाहे आपसे आगे और चाहे आपके पीछे काम करने वाले लोगों पर पड़ी हो। आपकी आवाज में वो सब छुपा रहता होगा जो आप उनसे चाहते हैं, या वो आपके सुझावों और आपकी मांगों
में वो सब कुछ देख लेते होंगे जिसको उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग में किया। ये ठीक है कि कथाकार अमरीक सिंह दीप ये कहानी आपके फैसलों से पहले लिख चुके थे। जाहिर है पहले कहानी थी, उसके बाद आपका आना होता है। और यहां मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूं, और जितना मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं उतनी बात अमरीक सिंह दीप के बारे में भी करना चाहूंगा। एक स्तर पर हिंदी समालोचना ने अमरीक सिंह दीप के प्रति अपने रुख में जो एक सीमा या कमी दिखलाई, उसकी भरपाई आपने इस फिल्म को बना के कर दी। अमरीक सिंह दीप की रचना इसलिए बेजोड़ नहीं है कि वो एक अद्भुत कथा रचना है, वो इसलिए बेजोड़ है क्योंकि उसमें जो जीवन का अनुभव है, जिसको लाया गया, वो इस वजह से संभव हुआ कि उस अनुभव के सामने अमरीक सिंह दीप जैसा एक कहानीकार खड़ा था। जैसा आप स्वयं बताते हैं कि ये एक वास्तविक कहानी है। सैकड़ों, हजारों, लाखों और संभवतः करोड़ों अद्भुत वास्तविक कहानियां हर पल हमारे चारों ओर जन्मती रहती हैं, बिखरी रहती हैं। लेकिन अमरीक सिंह दीप ने उस अनुभव और वास्तविकता के साथ जो रिश्ता बनाया, उससे ये कहानी संभव हुई। आपने इस कहानी को एक प्रेम गीत कहा, ये सही है। ये कहानी प्रेम के बीज या प्रेम की चाहत कि उस अटलता को रेखांकित करती है जहां उसको प्रस्फुटित होना ही है, उसको चरितार्थ होना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। वह उम्र के किसी चरण के बहाने से अपने आप को रोक नहीं सकती। जनेंद्र कुमार हिंदी में ऐसी कहानियां लिखते रहे जहां बरसों बाद वे दो पात्र जिनके हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम का बीज फूटा था और फिर वे जीवन के अलग अलग रास्तों में चल पड़े या खो गए, अचानक मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। हर्षिता, जिसके इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी घूमती है, और हम जानते हैं हर्षिता एक दुर्भाग्य की शिकार है, एक अत्याचार उसकी किस्मत में आन लिखा है। जो उसको बार बार तोड़ रहा है। लेकिन उसी के बीच में हर्षिता, जिसे दुखों के सिवा कुछ नहीं मिला अपने वैवाहिक जीवन में,
अपने नाम के अनुरूप अपने भीतर हर्ष की इच्छा को कभी समाप्त नहीं होने देती। यह फिल्म हर्षिता नाम के चरित्र की फिल्म भी है। हर औरत संभवतः हर्षिता नहीं होती। ये भी कह सकते हैं कि उस पे हुई मारों ने, उससे हुई ज्यादतियों ने उसमें मजबूत होने की इच्छा पैदा करती। प्रेमचंद का एक कथन है कि रूई को आप जितना दबाओगे वो कठोर होती जाएगी। इसके बाद उसके जीवन में जिस तरह से एक लेखक का प्रवेश होता है, ये फिल्म का एक अन्य आयाम है। इस फिल्म की विलक्षण खूबी ही यही है कि हर्षिता की जिंदगी को अपूर्णता से पूर्णता की ओर लाने का काम एक साहित्यकार करता है। और वो साहित्यकार दो काम करता। एक तो वो उस कहानी को लिखता है जो हर्षिता को अपनी ही लगती है, जबकि वो हर्षिता की नहीं होती। इस तरह से एक स्तर पर यह फिल्म साहित्य हमारे जीवन में क्या कर सकता है गुपचुप तरीके से, उसको भी दिखाती है। हर्षिता एक काल्पनिक कहानी को पढ़ती है, किसी और के बारे में लिखी गई कहानी को पढ़ती है, उसको लगता है ये कहानी उसकी है। जो कहानी हर्षिता की नहीं थी, वास्तव में वही कहानी हर्षिता की कहानी बन जाती है। यही साहित्य की खूबी है, यही कला की खूबी है। आप फिल्म को इस तरह से देख सकते हैं। और इसका दूसरा स्तर यह है कि ये जो नायक है फिल्म का, यदि आप उस भाषा में कहना चाहें, जो कि एक साहित्यकार है, एक कथाकार है, वो केवल शब्दों से ही हर्षिता के दिल के करीब नहीं है। वो केवल शब्दों से ही उसे सांत्वना नहीं देता, वो चल के उस तक आता है, उसको अपने पास बुलाता है। शब्द से आगे निकलकर वो अपनी ही कहानी के किसी एक ऐसे पात्र जो सब का प्रतिनिधित्व करने लग जाता है, उसकी जिंदगी में शामिल हो जाता है। और ना केवल उसकी जिंदगी में शामिल होता है, उसको भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है। अब इस स्तर पर यह कहानी एक स्तर पर, जैसे मैं कह रहा हूं, एक रूप में पढ़ने वाले के जीवन में शामिल होकर उसको बदलने की कथा है। वहीं दूसरी ओर जो लिखने वाला है, उसका जीवन भी बदलने वाला है, बदल चुका है, बदल रहा है। अधूरेपन का शिकार हर्षिता ही नहीं है, अधूरेपन की कहानी लिखने वाला लेखक भी है। उसमें अपूर्णता की पहचान संभवतः इसलिए अधिक रही होगी क्योंकि वो खुद भी अपूर्ण है। और अब साहित्य के प्रभावों का एक नया पक्ष खुलता है, जहां पाठक साहित्यकार को बदलता है और उसको पूर्णता की ओर लेकर जाता है ना। एक अद्भुत कथा वस्तु। इसीलिए मैं कहता हूं कि विश्व सिनेमा में आपको इस प्रकार
के थीम के साथ फिल्म की भाषा में कही गई ज्यादा कहानियां नहीं मिलेंगी। अब पात्रों का अभिनय को लीजिए, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर अभिनय की हमको जरूरत थी। हो सकता होगा, पर यदि प्रभावपूर्ण है तो उससे तो यही सिद्ध होगा कि अभिनय पूर्ण है। अभिनय पूर्ण है। और जैसा आपने कहा, अपनी निजी बातचीत में बताया कि इस फिल्म के लिए डबिंग नहीं की गई है, ये रियल वॉइस है जो शूटिंग के समय रिकॉर्ड की गई। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नाटक की तरह शूटिंग की रिकॉर्डिंग के समय की गई संवाद अदायगी, आवाज के उतार चढ़ाव और तमाम तरह के उसके जो पहलू होते हैं, उसकी लाइव रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपने इतनी सशक्त फिल्म कला का निर्माण किया। इसके लिए बहुत सा साहस चाहिए। इसके लिए उन कलाकारों का भी धन्यवाद करना होगा जिन्होंने फिल्म निर्देशक की इस मांग को समझा और अपना काम बखूबी किया। फिल्म में अलग अलग दृश्यों का जो परस्पर संयोजन है, आप लोग ही बेहतर जानते हैं कि आप लोग इसको कैसा करते हैं। संभवतः स्क्रिप्ट लिखने के समय करते हैं, संभवतः फिल्म एडिटिंग के समय करते हैं, लेकिन अतीत और वर्तमान के बीच में घूमते हुए विभिन्न दृश्यों का जिस तरह से इस फिल्म के निर्माण में संयोजन हुआ है, उसने भी, उसको करने की क्षमता ने भी इस फिल्म को पथरीली पहाड़ की चोटी की तरह मजबूत बना दिया है। फिल्म का संगीत पक्ष, इरशाद कामिल का गीत धूप की ओर बहने लगे हैं कदम। आप इस मामले में सौभाग्यशाली रहे हैं कि आपने इरशाद कामिल को अपनी इस फिल्म के साथ जोड़ा, जो इस फिल्म के लिए सबसे मुफीद चुनाव हो सकते थे। बहुत वजहों से उस फिल्म की संवेदना कि ज़्यादा गहरे पाठक हो सकते थे और फिल्म में उनके लिखे गीत ने इस बात को साबित किया। एक मार्मिक हृदयस्पर्शी कविता की तरह इस गीत का इस्तेमाल जहाँ जहाँ भी फिल्म में हुआ है, उसने इस फिल्म की संवेदना और प्रभाव को घनीभूत किया है। ये फिल्म के लिए एक उपलब्धि है और स्वयं इरशाद कामिल के लिए भी। मुझे यह भी लगता है कि इस फिल्म के लिए लिखा गया इरशाद कामिल का ये गीत उनके सर्वश्रेष्ठ गीतों में शुमार किया जा सकता है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि एक फिल्मी गीत तो छोड़िए, ये सिर्फ एक गीत ही नहीं है, ये एक सुंदर कविता है जिसने फिल्म के मर्म को अच्छे से पकड़ा है। संगीतकार अनुपम रॉय का पार्श्व संगीत, जो बंदिश बनाई उन्होंने इरशाद कामिल के गीत की और अंत में अमीर खुसरो की अमर रचना की,
उसका जिक्र किए बिना इस फिल्म की खूबसूरती का चेहरा उकेरना असंभव होगा। पार्श्व संगीत, जिसकी गैर भारतीय फिल्मों में भी एक निर्णायक भूमिका होती है, शायद ऐसा कहना मुनासिब होगा। वहाँ हिंदी फिल्मों की तरह गीत तो नहीं रहते हैं या ज़्यादा गीत नहीं रहते हैं, लेकिन पार्श्व संगीत वहाँ एक रोल अदा करता है। मेरी अपनी समझ के अनुसार अनुपम राय ने फिल्म के पूरे संसार को अपने संगीत की कोमल छुअन से एक ऐसी रचना में बदल दिया है कि जो एक पल के लिए हमें भुला देती है। अभी अभी हम एक फिल्म देख रहे थे कि अभी अभी हम एक सिनेमा हॉल में थे कि अभी अभी हम कोई एक चीज देख रहे थे जिसमें तकनीक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कला, जीवन, दर्शक और पाठक के बीच में जब ऐसी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, उसी को पुराने मनीषियों ने साधारणीकरण कहा है और मेरे मत से वो कला की सबसे बड़ी सफलता है जहां कला के खूबसूरत दरवाजे को धकियाते हुए हम उसके भीतर चले जाएं और हमें लगे कि जैसे हम अपने ही घर में चले आए हैं। इस शानदार निर्मिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।